नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस प्रोग्राम में इस नशिस्त में 3 इशूज़ हमारे सामने हैं। एक तो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने गुज़िश्ता शब बताया जाता है कि पेशावर की तारीख़ का गालिबन सबसे बड़ा जलसा किया। कभी एक जगह पे एक मुकाम पे पेशावर शहर में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को देखा नहीं गया। बहुत ही और उसको मतलब सभी टेलीविज़न चैनल्स को दिखाना भी पड़ा। क्या कहा उन्होंने वहाँ पर कि डाकुओं को लाकर बिठा दिया अमेरिका ने, वो टुकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। हम अमरीकियों के गुलामों की गुलामी करने आए हैं, ये हकीकी आजादी करने आए हैं। ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा। ये शहबाज शरीफ, ये जो तुम कार्रवाई कर रहे हो हमारे पाकिस्तान के नौजवानों की सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन कर रहे हो, कान खोल के सुन लो। जिस दिन हमने कॉल दे दी तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ताबड़तोड़ हमले उन्होंने किए शहबाज शरीफ साहब पे, पीडीएम के लीडरान पे। इस सिलसिले में आज एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से। डीजी ISPR ने बहुत सी चीज़ों की वजाहत की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो ना एक्सटेंशन चाहते हैं, ना वो एक्सटेंशन की ज़रूरत लेंगे और वो 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने फॉरेन कॉन्स्पेरेसी के हवाले से भी एक्सप्लेनेशन दी, वो सुन लेते हैं। एक अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं, उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज है क्या उस सलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। इस इनपुट को अगर डी क्लासीफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डी क्लासीफाई कर सकती है कि डिमार्श दिए जाते हैं। डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। आप मुल्क की जिस तरह उस सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, उस सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर। डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहम थी, लेकिन उसके बाद लोगों के जहनों में बहुत से सवालात पैदा हुए जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। वो ये भी है कि अगर इंटरफेरेंस है तो फिर इंटरफेरेंस और साजिश में कितना फ़र्क रह जाता है, ये भी एक सवाल है। तीसरी जो अहम डेवलपमेंट है आज की वो ये कि बिल आखिर तहरीक इंसाफ के 123 मेंबरान के इस्तीफ़े जो एक्टिंग स्पीकर कासिम सूरी साहब ने नेशनल असम्बली के सेक्रेटरीट में कंफर्म किए, उन्हें उनके हवाले से उन्हें कबूल कर लिया गया है और नेशनल असम्बली के सेक्रेटरीट ने इन इस्तीफ़ों को नोटिफाई कर दिया है। यूँ तहरीक इंसाफ का जो बड़ा बल्क है, यूँ थे तो 155 लोग असम्बली में, लेकिन 155 में से 123 लोग इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब, वो अब सड़क पे आ गए हैं, वो अब असम्बली और पार्लियामेंट में नहीं है। ये 3 पैरेलल डेवलपमेंट्स हैं। उसके लिए चौथी एक डेवलपमेंट है जिस पर कोशिश करेंगे कि बात करें कि किस तरह से पाकिस्तान में महज ये कह के कि अगले शख्स ने मेरी बेइज्जती की है, मेरे बारे में कुछ कहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान में एक तशद्दुद जो है करने की आवाज़ है, जिस कोई अदालत कोई हुकूमत उसके बारे में कुछ करती हमें नज़र नहीं आती। तो मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, बहुत दफ़ा पार्टिसिपेट कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम्स में, बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। आरिफ हमीद भट्टी साहब सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, टेलीविज़न चैनल सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, एक टेलीविज़न चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से, और रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए। पॉलिसी एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उसके अलावा ऑथर भी हैं एक से ज़्यादा किताब के। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स वंस अगेन। इरशाद भट्टी साहब, सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या है? कल का जो पेशावर का जलसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके जवाब में ऐसा लगता है कि डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ों को क्लैरिफाई किया गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े जो है मंजूर हो गए हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट? भाईजान, सवाल पे आने से पहले 3 जुमले। पहला तो शौकत तरीन साहब का जुमला है कि मुबारक हो इस कौम को कि उन्होंने आज कल परसों फरमाया कि हमारे पास कोई मुआशी प्लान ही नहीं था। मुआशी प्लान शहबाज शरीफ साहब का नहीं, शौकत तरीन साहब। अच्छा, शौकत तरीन साहब कि हमारे पास कोई मुआशी प्लान ही नहीं था, वो बनाते बनाते हमें देर हो रहा है। हालांकि हम समझते थे कि इमरान खान साहब बताते थे कि मुआशी प्लान है, हमारे पास मुआशी टीम है, मसाइल हल है। दूसरा, मुबारक हो कि शहबाज शरीफ साहब जो ज़मानत पर वज़ीर आज़म हैं ऑन बेल, और जो ग्रंटर हैं नवाज शरीफ साहब के, उसमें भी फेल हो गए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए सफारती पासपोर्ट जारी किया है, इस पर भी कौम को मुबारक हो। तीसरा, मरियम नवाज साहबा विक्ट्री का निशान बनाते हुए दोबारा PM हाउस में गई हैं।
तो इस पर भी कौम को मुबारक हो। उनको कोई ओहदा दिया गया है इस हुकूमत में? नहीं, किनको? मरियम नवाज साहब। उनको ओहदे की ज़रूरत है? अच्छा, हद हो गई है। आप ये तो बदामी साहब का मासूमाना सवाल तो पीछे ही रह गया। आपने तो हद ही कर दी इस सवाल करके। मरियम नवाज साहबा, अल्लाह उनको खुश रखे, उनको किसी ओहदे की ज़रूरत है? नायब सदर हैं, हाँ। वो पार्टी चलाते हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ कि फॉर्मर जो वज़ीर आज़म थे उनके रिश्तेदार नहीं आया करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में? तो इनके तो सारे मौजूद थे। अभी हसन हुसैन ने भी आना है, सलमान ने भी आना है, और अभी अली इमरान ने भी आना है, बाकी सारों ने भी आना है। ये इनका अपना पीएम हाउस। अगली मुबारकबाद क्या है? हाँ, उस अगला आ गया है कि तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पेशावर का जलसा अनडाउटेबली पेशावर की हिस्ट्री में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। ठीक, नंबर 1। नंबर टू DGISPR की बहुत अच्छी बर वक्त वजात, वो जो आपने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले 2-3 के फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही। और फ़ौज माजी की गलतियों का अजाला वो जो करना चाहती है। ठीक। तो अब ये वक्त आ गया कि हमारे सियासतदान भी जो है ना, वो फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। हाँ। और वो भी एक मरतबा इकट्ठे होकर हमसे माफ़ी मांगे कि हमने माजी में क्या क्या गलतियाँ की, उनका अजाला करना। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा वेलकम किया DGISPR की। बिलावल भुट्टो साहब, क्योंकि अपने फ़ायदे की बात हुई है ना। हाँ। अल्लाह के फजल से मैं आपको सिर्फ सवाल पीछे ये एक सुप्रीम कोर्ट है। कल इस पे कौन चढ़ाइयाँ कर रहे थे? ये पूरी जो आज हुकूमत है, पूरी PDM सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाइयाँ, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, फलाना, कोई मान ही नहीं रहता सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को। हाँ। कि नहीं मानते। आज सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कितनी महबूब और हो गई है, मरे जा रहे हैं। हाँ। किसी गरीब आदमी के लिए कभी कोई सेशन कोर्ट, मैंने चीफ जस्टिस साहब से बसद अदब सवाल पूछा था और ट्वीट किया था। मैंने उनसे पूछा था, कभी किसी हम गरीब आदमी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुली हो, फुल डे समात हुई हो, या ताले कोई भी कोर्ट न खुली हो, कोई भी छोटा नीचे सेशन जज कभी कोई खोल लिया हो कि गरीब आदमी का मसला है। हाँ। इसके घर का मसला है तो नहीं। हाँ। अच्छा, दूसरा इलेक्शन कमीशन, सबसे पहला मुजाहरा किसने किया था? अपोजिशन ने, मौलाना साहब ने। इलेक्शन कमीशन को बुरा लगता था। हाँ। हुकूमत को अच्छा लगता था, इमरान खान हुकूमत को। अब उनको बुरा लगता, अच्छा लगता है। नैब बुरा लगता था अपोजिशन को, और लगाया उन्होंने खुद था। अमेरिका का किरदार, नवाज, यमन की जंग की मुझे सजा मिली, एटमी धमाकों की मुझे सजा मिली। आज इमरान खान थोड़ा सा लंबा हो गया मुझे। जनरल कमर जावेद बाजवा, सारों के तुम जिम्मेदार हो। नवाज शरीफ साहब, सारे आज PTI के जलसों में उसका होता है। जावेद इकबाल, उन्होंने लगाया, उनको बुरा, इनको अच्छा। अब ये सारे ना, इनको इस तरफ रहने दे। फौज का अच्छी बात है, लेकिन कोई साजिश नहीं हुई, ये तो ठीक है। लेकिन मुदाखलत, यस। सफारती लैंग्वेज नहीं थी खत की, यस। तरीके अदम एतमाद से पहले तो मानते ही नहीं, खत है ना। हाँ। खत है, उन्होंने बुलाया है। हाँ। तरीके अदम एतमाद से पहले उस खत में 9 मरतबा तरीके अदम एतमाद का जिक्र है। और उस खत में इमरान खान जाएगा क्या होगा, रहेगा क्या होगा, बाद में क्या होगा, वो तो है। सब अगर एक बैरूनी ताकत और बड़ी ताकत, अमेरिका जैसी ताकत जो है वो इंटरफेरेंस कर रही हो, और वो ये चाह रही हो कि एक हुकूमत को चले जाना चाहिए, और अगर ये हुकूमत नहीं जाएगी तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और अगर चली जाएगी तो फिर माफ कर दिया जाएगा, इसके लिए क्या लफ्ज होना चाहिए सर? वो केबल जो है, मैं उसकी मुंदरजात से तो मुझे नहीं पता उसमें क्या है, सुनी सुनाई बातें ही हैं, लेकिन वो तो उसकी अगर एग्जैक्ट लैंग्वेज हो तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है। सुनी सुनाई तो नहीं है ना, उसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी नहीं सर, वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उस पर कमेंट कर चुकी है ना, उसके ऊपर वो अपना पूरा रिएक्शन दे चुके हैं। और आज DGISPR ने भी कहा कि वो एक जो है वो एक इंटरफेरेंस है। उन्होंने कहा कि साजिश नहीं है, इंटरफेरेंस है। और उसके कंटेंट्स भी जो है वो सारे सामने आ चुके हैं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत को चले जाना चाहिए, अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में चली जाएगी तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, अगर रहेगी तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अगर ये है तो इसको लफ्ज क्या होना चाहिए इसके लिए? नहीं, देखिए, कंस्पिरेसी तो नहीं हो सकता। साजिश की जो बात की जा रही थी, देखिए, वो तो आज जो DGISPR ने बड़े वाज़े अंदाज में, और जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है, उसमें भी साजिश का तो लफ्ज नहीं है और ना ही जिक्र है। साजिश तो देखे ना, अमेरिका साजिश करता रहा है, लातीनी अमेरिका में, चिली में, कई और ममालिक में जहाँ पे अमेरिका कू करवाता था या वज़ीर आज़म को, प्रेसिडेंट्स को हटवाता था, वो एक और तरीकाकार होता है। और उसके लिए जो है वो आप किसी सफ़ीर को नहीं बताते कि हम ये साजिश करने जा रहे हैं ये। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, अंदरूनी सियासत में अगर वो कमेंट कर रहे हैं, अगर वो ये प्रेफरेंस शो कर रहे हैं कि जी इस गवर्नमेंट के साथ हम ताल्लुकात नहीं करेंगे अच्छे, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का
का इस्तेमाल करेंगे तो वो नामुनासिब बात है, सफारती एतबार से भी और सियासी एतबार से भी। तो बात ये कि इंटरफेरेंस का, और उसके लिए इसको वाइंड अप करते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको आपके जहन में क्या लफ्ज आता है? हम अगर मान लें कि साजिश नहीं थी, इंटरफेरेंस थी बड़ी सीरियस किस्म की, इसके लिए लफ्ज क्या होना चाहिए? वो कहते हैं हुकूमत चली या नहीं चाहेगी तो कॉन्सिक्वेंसेज हों, इसलिए क्या लफ्ज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने कहा क्या अच्छी बात है, आपको अमेरिका की गुलामी मुबारक हो, 20 करोड़ अवाम को अमेरिका की गुलामी मुबारक हो, ये अच्छी खबर है, क्योंकि गुलाम ऐसे ही 1947 में बड़ों ने गलती की, कुर्बानियां दी और 22 करोड़ और गलती की। अब आप बता दे मुझे, मुदाखलत और साजिश में क्या फर्क है? मुदाखलत क्या की? मुदाखलत की जो वजीर आज़म साबिक वजीर आज़म इमरान खान के मुताबिक क्या बेवकूफ बना रहे हैं, कहता डाटा मंगे पेड़े देने वाले भी बथेरे, गरीब मंगे आटा देने वाले का भी घाटा। इरशाद भट्टी और का साहिब इल्म कह रहे हैं मुदाखलत की है, साजिश नहीं। और ये क्या साजिश होती है कि एक अमेरिका बैठा शख्स कहता है अगर इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के जरिए चले गई तो मैं आपको माफ कर दूंगा, रही तो ज्यादा मुश्किलात होंगी, आपका जीना दोबर कर दिया जाएगा। वो मेरे भाई क्या साजिश और किसको कहते हैं कि इसको तबाह कर दो उस आदमी को, अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो उसकी जिंदगी अजरन कर दूंगा, उसका जीना मुश्किल कर दूंगा, उससे उसकी आजादी छीन लूंगा। मुदाखलत और मुझे साजिश में फर्क बताया ना भैया। मुदाखलत उन्होंने ये पूछा था, अमेरिकन सफीर ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के लाहौर का वेदर कैसा है, डॉक्टर साहब ने ऐनक कैसी पहनी है, इरशाद भट्टी साहब ने आज टॉक शो में क्या गुफ्तगू किया, मुदाखलत किया क्या? अगर मुदाखलत वो ये कह रहे हैं कि एक मुंतखब हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाया जाए तो इसको साजिश नहीं कहें तो अच्छा लफ्ज कोई बताए ना, मैं भी थोड़ी सी बेज़मीरी सी बात सीखूं। बताए मुझे आप डॉक्टर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो ये कह रहा था कि कोई तजवीज कर देते। मैं तो कह रहा हूं ये साजिश से भी रजा रूमी साहब ने कहा गैर मुनासिब था, नामुनासिब था। मैं इधर मासूम नहीं मुदाखलत नहीं, मुदाखलत किस चीज की? मुझे क्या यही समझ आता है का साइद पूछा, मेरा कद पूछा, क्या इरशाद भट्टी की गुफ्तगू पूछी, कराची का वेदर पूछा, क्या मुर्गी खाने की बात पूछी, कोई कट्टे के पूछी, क्या पूछा उन्होंने? क्या मुदाखलत की? क्या मुदाखलत की कि इमरान खान की हुकूमत को अदम एतमाद से ना हटाया गया तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। ये साजिश नहीं तो साजिश होती क्या है? साड़ी वारी आंदी तो ताड़ा इशू ही नहीं रहते। इस मुल्क में प्रॉब्लम ये है कि ताकतवर होना चाहिए। और बड़े इश्यूज हैं, कोर्ट और हाई कोर्ट को बुला लो, और बड़े इश्यूज हैं, मैं इसको समझ कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बुला लो और कहते हैं साजिश नहीं है। नाज़रीन, मुझे जो समझ आता है कि जो कुछ नस्ल 40 साल डिस्पैच में कम्युनिकेशन में कहा गया उसका जलील होता है। वॉशिंगटन ने एक रजीम चेंज की ख्वाहिश का कम से कम इजहार किया। मिनिमम पॉसिबल यह है कि उन्होंने एक पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली और रजीम चेंज की ख्वाहिश का इजहार किया। किससे किया, क्यों किया, वो एक अलग सवाल हैं, बहरहाल ये उन्होंने किया। आगे हम निकलते हैं। इरशाद भट्टी साहब, पेशावर का जलसा बहुत बड़ा हुआ, जलसे इमरान खान साहब पहले भी बहुत बड़े बड़े करते रहे हैं। जलसों से क्या उन्हें अर्ली इलेक्शन मिल जाएगा? इसका कितना इम्पैक्ट होगा? इसके बाद वो कराची जा रहे हैं 16 तारीख को, सैटरडे को, उसके बाद वो लाहौर आ रहे हैं मीनार पाकिस्तान में, कराची में मज़ार कायद के बाहर, फिर उसके बाद दोबारा अलामती इसी तरह से प्रोटेस्ट होंगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है, क्या इससे वो एक एडजस्टमेंट, एकोमोडेशन, जहनों में तब्दीली पैदा कर पाएंगे कि भी इस मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत है? नहीं, अब आप इसको ना सिलसिलेवार जोड़ें। इमरान खान के 3.5 साल, पौने 4 साल हम सारे तनकीद करते रहे, बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिसमैनेजमेंट, यू टर्न, राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं, वगैरह वगैरह करते रहे। इमरान खान इससे निकले तो मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जब इकट्ठे खड़े हुए तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव कैसा है? यानी ये खुदा का, यानी इमरान खान से तो जान छूट जाएगी लेकिन इनसे कैसे छूटेगी? इनके तो बच्चों के बच्चे तैयार हो चुके हैं ना। आप देखें ना, दोनों जमानत पे हैं। एक बाप वजीर आजम बन जाएगा, बीबीसी को एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू भी दिया है। हाँ, यानी बाप वजीर आजम जमानत पे, बेटा अभी बन जाएगा 16-17 को माशाल्लाह आधे पाकिस्तान का वजीर आला। इसी तरह सिंध उनके पास काबिज, उन्होंने कहा हम करें। एक दूसरे कड़ी ये आ गई। तीसरी कड़ी, इमरान खान को मुद्दत से पहले निकाल दिया। निकाला कैसे? इकट्ठे हुए, एक और ख़त आ गया अदम एतमाद से पहले,
और अब बाइडन का क्लिप वायरल हो रहा है कि तुर्की में जो हम चेंज लाएंगे वो डेमोक्रेटिक वालों को या डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चेंज लाएंगे और उनको फंड करेंगे और उनको खड़ा करेंगे ताकि उर्दवान को वो सब ठीक है। और सर्द जंग में 72 मरतबा कोशिश की उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतें चेंज करने जलसों के इम्पैक्ट। अच्छा, तीसरा ये हो गया। चौथा क्या, इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं कबूल करता, मेरे खिलाफ साजिश हुई। अब ये उसका लोगों ने कहा कि यार ये क्या है ऐसे, लेकिन इमरान खान बनी गाला में बैठा, उसने कॉल बार दी तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकल आए। वो खासा इंप्रेसिव। इतनी तादाद में मेरी जिंदगी में आज तक लोग नहीं निकले स्पॉन्टेनियसली एक ही वक्त में। अच्छा, और फिर उसके बाद क्या आ गया, कौमी असम्बली के इस्तीफे, फिर उसके बाद क्या आ गया, पेशावर का जलसा, फिर उसके बाद क्या आएगा, सूबाई असम्बलियों के इस्तीफे। तो उसके बाद फिर आएगा इमरान खान अच्छा हुक्मरान हो ना हो, लेकिन इससे बेस्ट अपोजिशन लीडर कोई अपोजिशन लीडर जो है। तो और ये वक्त एक मैं ब्रेक ले लूं नाज़रीन। जो सवाल मेरे जहनों में है, जो आप सबके जहनों में है, कि साबिक एक्स प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो एक प्रोसेस शुरू किया है, पहले सड़कों पे एहतजाज का, लोग बहुत निकले हैं, एक गम गुस्से का इजहार है, पेशावर का बहुत बड़ा जलसा, कराची का जलसा, लाहौर का जलसा, फिर लोग निकलेंगे। असम्बलियाँ जो है वो फॉर्मली छोड़ दी गई। पहली दफ़ा किसी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने, ये गालिबन मेरे नहीं ख्याल इससे पहले कभी हुआ है, कि एन मासे उन्होंने असम्बलियों से रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद वो प्रोविंशियल असम्बलियों से भी रिज़ाइन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या वो अपने मकासद एक अर्ली इलेक्शन का 90 दिन में, 100 दिन में हासिल कर पाएंगे? एक सवाल है जिस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। उस सवाल की तरफ चलता हूँ। आरिफ हमीद भट्टी साहब, जो सवाल इस वक्त पूरी कौम के सामने है कि इमरान खान साहब जो स्टेप बाय स्टेप एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, असम्बलियों से रिज़ाइन कर दिया है, ये जलसे करवा रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, और बहुत एक पब्लिक ओपिनियन भी बन रही है। आप समझते हैं इसके नतीजे में इतना प्रेशर जनरेट हो सकेगा कि बहुत जल्दी इंतखाबात हो सकेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कोई 8-10 इलेक्शन एज एक जर्नलिस्ट कवर की है। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, कल का जलसा तारीख का शायद पेशावर का बहुत बड़े जलसों में से एक बड़ा जलसा हो, आइंदा भी बड़े जलसे करेंगे। पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जलसे जुलूसों से हुकूमतें जाती हुई नहीं देखी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जलसे 126 दिन का धरना इमरान खान साहब ने दिया था गालबन 2014 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और मैं और आप एक दिन बाहर भी बैठे थे, तो वो हुकूमत नहीं गई। पीडीएम बनी, पीडीएम ने हर शहर में जलसे किए, जुलूस किए, बहुत कुछ किया, हुकूमत नहीं गई। खुद आज जो इक़्तिदार में है, चाहे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मौलाना फजल रहमान है, 1 to all कहते थे कि किसी की मदद के बगैर अदम एतमाद कामयाब हो ही नहीं सकती। इसके क्लिप्स आपके पास भी सैकड़ों होंगे, मोहतरम रूमी भाई साहब के पास भी होंगे, अरशाद भट्टी साहब के पास भी होंगे। तो मैं नहीं समझता वो जलसे बड़े करेंगे, करते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा जलसे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें इस मुल्क में डाडे दी सत्ती भी सो है, हम फर्क किस चीज से पड़ेगा कर नहीं सकते यकीनन नहीं। मेरी नजर फर्क किस चीज से पड़ पड़ेगा? हाँ, हुकूमत की जो मुफ्त नहीं, वो धरना दें 100, मेरे ख्याल में तो उन्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप पार्लियामेंट में जब होते हैं तो 30 लोगों ने बड़ी मुश्किल खड़ी की हुई थी। बाहर जुलूस निकालते, अंदर प्रेशर डालते, क्योंकि ये अंदर की कंपनी नहीं चलनी। क्योंकि अंकल जो आपने नई गाड़ी हुकूमत बनाई है ना, जो नई महंगी से महंगी बेल्टे गाड़ी या जो भी है, उसमें चिंची का इंजन है, ट्राली का प्लग है, ब्रेक शू किसी और के हैं, बॉडी किसी और की है, वो कंपनी चलती नजर नहीं आती। लेकिन इसमें इमरान खान के करीब इतने नादान दोस्त हैं कि वो इनसे इतने गलत फैसले करा लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो मजबूर कर सके, मासवाई ये कंपनी आपस में लड़ पड़े। जलसे जुलूसों से हुकूमत, पीडीएम की हिस्ट्री निकालने, 1 साल पहले किसी ने तसव्वुर किया था कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, और नवाज शरीफ जो इश्तियारी हैं इलाज कराने के लिए गया, डिप्लोमेट पासपोर्ट जाएगा और वो डम दबाते ढोल बजाते हुए आएंगे। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ चिड़िया हाथी को पकड़ के दूसरे गांव में फेंक सकती है। इधर कल का फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं। दोनों साहिब इल्म है, वो कर सके तो और बात है। जरा फिर रुकें। बिल्कुल इरशाद भट्टी साहब, बेसिकली तौर पे देखें, आरिफ हमीद भट्टी साहब की बात में बड़ा वजन है।
कि इमरान खान साहब ने पहले भी जलसे किए, उन्होंने धरने किए। मैं रूमी साहब की तरफ भी आता हूँ, एक और क्वेश्चन लेके आऊँगा कि ये उसमें उनको कामयाबी पहले भी कभी किसी को नहीं हुई, कोई हुकूमत इस तरह से भी गई भी नहीं है, और फिर ये असेंबलियाँ उन्होंने छोड़ दी, और ये कोई जो है बहुत ज़्यादा ये कोई अच्छी उनकी स्ट्रेटजी नहीं नज़र आ रही। इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो मेरा ये मुकम्मल स्टैंस है कि जलसों जलूसों से सड़कों पे आकर ना कल हुकूमत गिराना ठीक था ना आज ठीक है, पहली बात। दूसरी बात जो भट्टी साहब ने की, बड़ी उसमें एक लॉजिक है कि असम्बलियों में रहते तो अंदर बाहर एहतजाज करते, हर प्रोसेस का हिस्सा होते और निगरान हुकूमत तक इस प्रोसेस में नहीं उसमें होते। लेकिन इमरान खान ने क्या किया, उसने कहा कि ये वो क्यों बेहतर ना हो, अंदर बैठना क्यों बेहतर ना हो? मैं आप बताता हूँ वो इमरान खान का क्या स्टांस है कि एक अमेरिका ने मेरा रिजीम चीज किया, अपोजिशन उसकी आलाकार बनी है। हाँ। तो अब उस असम्बली में बैठ जाने का मतलब है कि वो सारा कुछ मान जाना कि ठीक है मुझे कबूल है, मैं इन जो बैरूनी रिजीम चेंज किया उसके साथ बैठ के मैं अपोजिशन करूंगा। अब दूसरी बात, जो इस जाने के बाद क्या हुआ, अपोजिशन पूरी चली गई। असल अपोजिशन और खरीज अपोजिशन इमरान खान ही है, बाकी ये तो सारे हैं, ये हुकूमत में है 11 पार्टियां। जिस असम्बली में अपोजिशन नहीं होगी, 123 मेंबरान नहीं होंगे, उस असम्बली का मंतकी, असूली और इखलाकियाती जवाज क्या रह जाता है? किससे कानून साजी करेंगे, कौन उधर बैठेगा, कौन कायदे इख्तलाफ होगा, आपस में ही बांटेंगे ना, तू कायदे इख्तलाफ बन जा, मैं कायदे ऐवान बन जाता हूँ। तो ये तीसरा मरहला में जब वो जल से साथ साथ करते आएंगे और साथ साथ फिर वो ये इधर करते जाएंगे, सूबाई असम्बलियों पर जाएंगे, तो उसके बाद कितने ज़िमनी इंतखाबात करवाएंगे, कितना खर्चा होगा, इलेक्शन हुकूमत 6-4 करके नहीं कितने उनका यही होगा, नहीं मैं कह रहा हूँ करवा लें, सारे उनके हो जाएंगे। हाँ। तो क्या लोग मानेंगे कि ये वो असेंबली नहीं, कुछ भी नहीं, यानी अपोजिशन ने क्या रोला डाला हुआ था। अच्छा, एक तो मजे की बात है कि ये धांधली की असेंबली थी, जाली मैंडेट था, इससे इमरान खान बने तो सिलेक्टेड है, इससे ये बने तो वो शहबाज शरीफ तो इलेक्टेड है। तो अच्छा, ये जो धांधली की पैदा, ये अपोजिशन के सारे, तो धांधली की पैदावार वही असेंबली मौजूद है जिसका धड़ हलाल है सर हराम है, तो वो उसमें मौजूद कोई मानेगा नहीं। फिर दूसरी बात है, मसाइल बेताशा हैं, डिलीवर कोई नहीं पाए। फिर जो अरविंद भट्टी साहब ने कहा है कि एक गाड़ी है, न्यू गाड़ी है, उसकी जो बॉडी है वो ट्रक की है, उसके जो इंजन है वो बस का है, उसका जो ट्रैक्टर का उसके स्टीयरिंग है, उसके सपहिए साइकिल के हैं, तो ये कब तक चलेगा? पहले दिन ही वसीम अख्तर लड़ पड़े थे कि हमारी पर्ची तो पड़ी ही नहीं गई। फिर शहबाज शरीफ साहब को K4 जो पानी का, कराची में जाके झूठ इतना तारीखी बोला कि वो मैं सारा करूंगा, हालांकि वो तरीके इंसाफ करके गई थी। इसके बाद नवाज मेट्रो को शहबाज शरीफ साहब ने स्टेप उठाया कि एयरपोर्ट को कनेक्ट कर दें पेशावर रोड से आगे मेट्रो का, वो 5 दिन के अंदर उन्होंने फैसला, इस तरह के स्टेप्स तो उठा रहे हैं। इसके बाद और भी स्टेप्स हैं, नवाज शरीफ साहब का आना भी स्टेप है, अपने केसेस भी स्टेप हैं, हमजा के केसेस भी स्टेप हैं, फैमिली के केसेस भी स्टेप हैं, बाकी अपोजिशन केस। इस पर जब वो केसेस में इनको रिलीफ मिलेगा तो उस वक्त भी इमरान खान का मुकदमा मजबूत होता जाएगा। ठीक है। अच्छा रजा रूमी साहब, चूंकि आपका बैनुल-अक़वामी मामला के अमेरिका में भी बहुत आप रहे हैं, गुज़िश्ता 10 बरस में बहुत वक्त आपने वहाँ से गुजारा, वहाँ से आप दुनिया को देखते हैं, मान लेते हैं कि लफ्ज़ कॉन्स्पिरेसी ठीक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान में हुकूमत बदलने के प्रोसेस में अमेरिका की दिलचस्पी तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है, हमें हमारे सामने है कि वो इस रजीम चेंज में इंटरेस्टेड थे। अब इमरान खान साहब का जिस किस्म का पॉलिटिकल रेटरिक है सड़कों के ऊपर, जिसमें वो बार बार जिक्र अमेरिका का करते हैं और उनके फॉलोअर्स भी अमेरिका का जिक्र करते हैं, आप समझते हैं कि इस किस्म के एक सियासी लीडर या सियासी जमात को अमेरिका दोबारा पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने देगा, कितना ही वो पॉपुलर क्यों ना हो इलेक्शन के नतीजे में? देखिए मोहित भाई, ये आप जो बात कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में अगर आपको याद हो तो जनरल मुशर्रफ ने 1999 में जब कू किया था तो अमेरिका उस कू का मुखालिफ था। आपको याद है क्लिंटन यहाँ पे एक दिन के दौरे के लिए आए थे, उन्होंने एक तस्वीर भी नहीं खिंचवाई थी। पाकिस्तान में अक्सर जो तब्दीलियां हुई हैं सियासी, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मुहर्रिकात पे होती हैं और वो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ उनके इशारे पर होती है। अगर कल को अगर इलेक्शन होते हैं, इमरान खान साहब को अक्सरियत मिलती है तो क्या कर लेगा अमेरिका? कुछ नहीं कर सकता। रही बात, देखिए ये बात जो है ना, ये साजिश की या इंटरफेरेंस की, ये जब तक वो केबल मंजर आम पर नहीं आएगी, जो कि एक अंदरूनी एक मैटर है कि उसमें एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। देखिए ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये अलाउ नहीं करता कि हर एक को दिया जाए, लेकिन हमें पढ़ के सुनाया गया वो सारा केबल, और ये इजाजत नहीं थी कि उसकी तस्वीर ले। जी, मैं अर्ज ये कर रहा हूं ना, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि देखिए, बता के कोई हुकूमत नहीं हटाता। साजिश जो होती है ना, कंस्पिरेसी, उसका एक बुनियादी पहलू होता है सीक्रेसी।
उसमें खुफिया अंदाज से जो है वो काम किया जाता है, जो कि पहले भी कहा गया। बहरहाल चलिए छोड़िए ये बहस ला यानी है। इस वक्त जो मामला है कि क्या एंटी अमेरिकनिज्म, मेरा तो ये अब सवाल ही नहीं है। मेरा तो सवाल ये है कि एक ऐसी जमात जिसने अमेरिका के खिलाफ ही स्टैंड लिया है, एक ऐसा लीडर जो बात ही सुबह शाम अमेरिका 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 कर रहा है, वो ऐसे लीडर को अमेरिका आने देगा दोबारा? ये मेरा सवाल था। आपने कहा कि आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और मैं इसमें इजाफा यह करना चाहता हूं, आपकी पहले जो गुफ्तगू हो रही थी कि देखिए पाकिस्तान में इक़्तिदार का जो खेल है, आप सब बहुत जहांदीदा लोग हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं। अमेरिका बहादुर जो मर्जी करे, पाकिस्तान के अंदर जो मुक़्तदर इदारे होते हैं और उसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी शामिल होती है, ये जब तक वो ना करे, 2018 में खान साहब के लिए रास्ता भी इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साफ किया था और इसी एस्टैब्लिशमेंट ने किया था, और आज 2022 में ये दोनों इदारे पीछे हट गए हैं। तो ये भी तो आपको देखिए ना पर्दा सीमी पे। अब अगर हम इसको, मसला ये होता है कि जब हम साजिश का एक बयानिए को एक्सपैंड करते हैं, फिर उसमें हमारे ये बड़े अहम सेंसिटिव इदारे उसकी लपेट में आ जाते हैं, जो मैं समझता हूं कि नामुनासिब होता है। और उसमें हमें अपने जो अहम इदारे खुसूसन कौमी सलामती के, उनको एकदम उनके ऊपर जजमेंट नहीं देनी चाहिए। ये जो इस वक्त हो रहा है, मुझे इससे बहुत तकलीफ हो रही है। आपको पता है कि मैं तो क्रिटिकल रहा हूं हमेशा कि आर्मी का रोल सियासत में नहीं होना चाहिए, लिखा भी है मैंने, मेरी पब्लिक पोजीशन है, उसी के ऊपर तो लोग वो बुरा भला कहते हैं जी गद्दार हैं, ये और वो हैं। लेकिन बात यह है कि आप, एक वक्त आता है कि कोई नेशन स्टेट अपनी आर्मी के बगैर नहीं चल सकती। आज ये आर्मी के खिलाफ जो प्लेकार्ड्स और जिस तरह की, अब तो कुछ ठंडा हो गया मामला, लेकिन जो कैंपेन चली है सोशल मीडिया पे, मैं समझता हूं वो काबिल मुजम्मत है। और अगर इमरान खान साहब के को चाहिए कि वो इसको रोकें, वो बाकी ठीक है, वो बिल्कुल अमेरिका को पूछें, शहबाज शरीफ के केसेस का पूछें, करप्शन को जो है वो अपोज करें, लेकिन पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे जो हैं, वो अगर हैं तो पाकिस्तान मौजूद है। और अगर खुदा न खास्ता उनको कंट्रोवर्शियल किया जाता है, उनको घसीटा जाता है पॉलिटिक्स में, तो ये मुल्क का नुकसान है। जी अच्छा, आरिफ हमीद भट्टी साहब, 4 दिन हो गए जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बने हुए, अभी तक उनकी कैबिनेट पे कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ जमातें जो है सोच रही हैं। क्या वजह है? कि जाहिर है ये तो इतने अरसे से तैयारी कर रहे थे ये सारी जमातें मिलके कि इनको गिराना है, लग भी रहा था गिरा देंगे। क्या वजह है कि कैबिनेट नहीं बन पा रही? अच्छा, तो डॉक्टर साहब, मैंने तो पहले कहा ये कंपनी नहीं चलनी, ये कैबिनेट एक दूसरे के दुश्मन थे। आप अभी थोड़ी सी बात मेरा भाई इरशाद भट्टी अखलाकियात की कह रहा था। भाई, जब ये इलेक्शन हुए, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान कहते थे ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टरों ने धांधली कराई है, खलाई मखलूक ने, इसमें बैठना भी हराम है, ये जाली असम्बली है, ये डाकू है। आज जब वज़ारत उज़्मा इनको मिली तो वो जाल साजी सारी हलाल हो गई। अगर 2018 में मैंने मान लिया धांधली हुई थी इनके मुताबिक, मुझे बताए वो ही अरकीन असम्बली है ना, तो अब ये हलाल हो गई, हम हलाई मखलूक अच्छी हो गई। मैं कहता हूं जो फौज के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान दुश्मन है। ऐसे अदारा फौज को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जो भी ट्रेंड चलाता है ये तो गंदे आंडे हैं जो मेरे मुल्क के खिलाफ है, कोई भी है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, अखलाकियात की बात ना करें यहां। मैंने कहा ये मौलाना फजलुर रहमान के क्लिप्स निकालें, ये जाली है, खलाई मखलूक है। क्या कर रहे हैं कि मैं कोई डाका मारे, दूसरा आपका दोस्त उसका डाका जायज, वो मेरी खा भी खा नहीं लगती आपको। खुदा का करो डॉक्टर साहब, ये कंपनी नहीं चलनी। अमेरिका ने रजीम चेंज कराया है। जो लोग कहते हैं इंटरफेरेंस नहीं होती, मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ लंदन, मदीने और मक्का शरीफ में, मैंने एक दफ़ा रोज़ा भी उनके साथ खोला, कह रहे थे मैं खुदा को सामने, मदीने वाले के सामने, कि मैं कोई एग्रीमेंट करके नहीं आया। तो कुछ अरसे बाद सऊदी सफ़ीर ने लेटर लिखा दिया था ये एग्रीमेंट है 10 साल का। मेरे भाई, इनसे खलाकियात क्या करते हो? इनकी गुफ्तगू ना सुनो, गुफ्तगू अच्छी दीवारों भी लिखी कर रही होती है, उनकी भी इज्जत करते। इनका अमल देखो, जो अमल अच्छा करता है, सच बोलता है, हराम नहीं खाता। अच्छा, ये कंपनी तो नहीं चलेगी और किसी झंडे को नहीं करता। भट्टी साहब, जल्दी से ब्रेक से पहले, कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन कितनी देर ये होगा कि चलेगी? नहीं, कितनी देर लगेगी इसको ना चलने को वाज़ेह होने में? अभी तो 4 दिन हुए, 5 दिन। जितनी देर जिसने बनाई है उतनी देर वो चलाएंगे। गिरती गिराती डिगती गिराती। इमरान खान को भी आप पहले दिन से नहीं ना असम्बली मान रहे थे, 3.5 साल चल गई भाई, वो चल गई ना।
अब जो लाए वो ले जाएगा जब तक चाहेंगे। ये छोड़े, इस पाकिस्तान में ना बड़ी खौफनाक हिस्ट्री है। 2 दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, 2 दफा नून लीग की गई, कई डिक्टेटर आए। इधर डाका चोरी डाक सब वो है जो मेरे फायदे का है, वो जायज है, जिसमें मोहित पीरजादा और इरशाद भट्टी का फायदा है। मैं कहूंगा ये वाजिबुल कत्ल है, ये आइन शिकन है, ये गद्दार है। इस पाकिस्तान में अदारों को और सियासतदानों को सीधे रास्ते पे चलना होगा, वरना हमारी दास्तान तक ना होगी, खुदा ना खास्ता दास्तानों में। अच्छा, ये एक ब्रेक में ले लूं बात, अभी ब्रेक में ले लूं। जी जल्दी से रूमी साहब। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल ये इन्होंने सही कहा है। एक्चुअली मुझे रजा रूमी साहब ब्रेक लेनी पड़ेगी, बिल्कुल ब्रेक मेरे सर के ऊपर आके खड़ी हो गई है। ब्रेक के बाद मैं आपका कमेंट भी लेता हूं, फिर ये भी देखते हैं कुछ और भी बहुत एक इंटरेस्टिंग इशू है सामने आया है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने से पहले हम मसलसल सुन रहे थे कि आने वाली काबीना में शहबाज शरीफ साहब जहां वज़ीर आज़म होंगे, वहां बिलावल ज़रदारी भुट्टो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं। लेकिन एक दिन पहले जब BBC ने बिलावल ज़रदारी भुट्टो से एक सवाल पूछा कि आपका तो ताल्लुक एक डिनेस्टिक फैमिली से है, यानी आपका ख़ानदान मसलसल, आप चश्मो चराग हैं एक सियासी ख़ानदान के, और आपके ऊपर ही इल्ज़ाम है कि ये आपकी सारी जमातें इसी किस्म की हैं, तो बिलावल ज़रदारी भुट्टो इस सवाल का जवाब देते हुए खासे बेबस और खासे लाचार नज़र आए, खासे कंफ्यूज नज़र आए। रज़ा रूमी साहब, एक आम हम सब की तवक्को थी कि बिलावल भुट्टो बड़े ज़बरदस्त और बड़े कैरिज़मेटिक किस्म के फॉरेन मिनिस्टर साबित हो सकते हैं, लेकिन एक ज़रा सा टेढ़ा क्वेश्चन उनको आ गया तो वो हैंडल ही नहीं कर सके उसे। इससे क्या पता चलता है हमें कि वो सिर्फ पाकिस्तान में अंग्रेजी बोल सकते थे? देखिए जी, सवाल तो मुश्किल है ना। अब इस सवाल का वो क्या जवाब दें, क्योंकि उसकी वजह यह कि अगर वो कहेंगे कि डायनेस्टीज अच्छी होती हैं तो वो भी मसला है, वो कहें बुरी है तो फिर वो खुद अपने आप को बुरा कह रहे हैं। देखिए, ये सवाल एक ऐसा सवाल है मुईद भाई, इसका ताल्लुक तभी है कि पाकिस्तान में अगर जमहूरी अमल मतवाते तौर पे चलता रहे और सियासी पार्टियों के अंदर एहतसाब का एक कल्चर जो है वो बनता रहे, वो नहीं बनता। ये बार बार इंटरफेरेंस, बार बार जो रुकावटें आती हैं, इसकी वजह से डायनेस्टीज चल रही हैं। जनूबी एशिया में चल रही है, हिंदुस्तान में चल रही है, बांग्लादेश में चल रही है। पाकिस्तान कोई अनोखा लाडला तो नहीं है ना इस खत्ते में। लेकिन जो पहले मैं बात कहना चाहता था, आपका मतलब है कि अगर इलेक्शन होते रहेंगे तो फिर ये डायनेस्टीज खत्म हो जाएंगी? जी, इलेक्शंस होंगे। सर इसी को सवाल को था इरशाद भट्टी साहब, मैं फिर आता हूं आपकी तरफ। इरशाद भट्टी साहब, आप ये इलेक्शन तो बहुत दफा हुए हैं पाकिस्तान में, डायनेस्टीज तो नहीं जाती यहां से। रजा रूमी साहब का बड़ा मासूमाना ख्याल है। भाई है मेरे, उनकी राय का एहतराम, लेकिन ये मरूसी सियासत या ज़्यादा सियासत इन इलेक्शंस की वजह से, ये शेमोक्रेसी की वजह से हम पे मुसल्लत है। ना ये डेमोक्रेसी है, ये शेमोक्रेसी। हाँ, और ये ऊपर से हम पे मुसल्लत है। जमहूरियत तो है ही कोई नहीं ना। ये जमहूरियत है कि भुट्टो साहब, नुसरत भुट्टो साहबा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, जरदारी साहब, बिलावल साहब और फिर उनके बच्चे आगे, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम और आगे जुनेद, और इसी तरह सारे। तो मौलाना साहब के वालिद, मौलाना साहब, उनके बेटे अब्दुस्समद अचकज़ई, उनके बेटे और आगे उनके बेटे, ये वो लानत है ये मरूसी सियासत का। अच्छा, दूसरी बात, अगर बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी में, अब देखें कोई और बंदा, कोई रज़ा रब्बानी नहीं है, तारीफ करते हैं, बड़े जमहूरी हैं, बड़ा सारे, वो नहीं आ सकते, वो नहीं वज़ीर आज़म बन सकते। ये उस वक्त देते हैं किसी को वज़ारत उज़्मा जब आप इस फंसे हुए होते हैं, नहीं ले सकते थोड़े से। अब देखें, बाप जो है वो वज़ीर आज़म होगा, बेटा वज़ीर आला होगा, इसी तरह और आगे आके फिर चारों ये बांट लेंगे। तो इस सियासत से जान छुड़ानी है। आरिफ हमीद भट्टी साहब, रजा रूमी साहब को आपने सुना, वो समझते हैं कि इलेक्शन होते रहे, लेकिन मुझे याद पड़ता है, इतनी तो मेरी उम्र होगी कि इलेक्शन तो होते ही रहे यहाँ बार बार, 2-2, 2.5, 3-3 साल के बाद। लेकिन पाकिस्तान में ये जो मरूसी सियासत है, जो खानदानों का होल्ड है पाकिस्तान के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, इसमें कोई कमी नहीं आई है, सारे इसे कहते हैं। आपको लगता है कि ये इलेक्शन से खत्म हो गई या यहाँ पर कोई फिक्री तहरीक चलानी पड़ेगी? नहीं, पर मैं माफी चाहता हूं, ये मुसलसल 14वां साल है, तो बदतरीन जमहूरियत की शक्ल हुई है, बदतरीन। पाकिस्तान में जमहूरियत की दुश्मन सबसे बड़ी सियासी जमातें हैं, यहां विरासत की लड़ाई है। इधर शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। डॉक्टर मोहित पीरजादा के पास 15 करोड़ नहीं है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में जमहूरियत आई नहीं, ऐसे 101 इलेक्शन कराएं। अब इरशाद भट्टी साहब ने सब डिटेल बता दी है, मैं इसके खानदान क्या बताऊं। हम गुलाम हैं, इब्ने गुलाम हैं। ये ऐसे 101 इलेक्शन कराए, अगर जरा बेहतरी आ जाए। 14 साल से पीपल्स पार्टी मुसलसल सिंध में है ना, एक विजिट करके आए। इधर कुर्बानियां देने के लिए कौन था, और हर जमात में यही है। देखें, जब तक आप ताकतवर और कमजोर के लिए कानून ना लाएंगे, आप
खानदानों की गुलामी नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत आई नहीं तो जमहूरियत क्या? सबसे ज्यादा डिक्टेटरशिप तो जमहूरी जमातों में है। मुझे बताएं, पीपल्स पार्टी में जरदारी खानदान के अलावा कोई बंदा पार्टी का सरबराह या मुल्क का वजीर है तो बन सकता है? नून लीग में कोई एक शख्स का नाम बता दे, उंगली रखे, जो 50-50 साल से सियासत कर रहे हैं। वो नून लीग का जब हुकूमत बनाने का मौका आए, वैसे तो जुवेद हाशमी दे देंगे, जब अंदर कराना हो तो खुद भाग जाएंगे। एक बंदा नाम बता दे जो मुल्क का वजीर आज़म बनने का अहल है, एक नाम, डॉक्टर मोहित पीरदारा साहब। ओए, इनकी गुलामियां, आपको पता है मरियम के पास कोई ओहदा नहीं है, और प्रैक्टिकली मरियम ने 4 दिन पहले कहा है जो मेरे और मेरे बाप का बयानिया था जब सुप्रीम कोर्ट से निकाला था वही चलेगा, और इसकी बातें चंद दिनों में आप तक आएंगी और कुछ लोगों तक पहुंच भी गई है। ये छोड़े, विरासत की लड़ाई है, कब्जे की लड़ाई है। ठीक है, रजा उम्मी साहब एक और बड़ा मुश्किल सवाल, सलाह होके, हाँ, लेकिन देखें बात जवाब उसका नहीं हुआ कि कैसे खत्म होगा। लेकिन रजा उम्मी साहब एक और सवाल जरा गौर कीजिए, इसका ताल्लुक सारी सियासत के साथ है, सारी सियासी जमातों के साथ है। आप अमेरिका में रहे बहुत देर तक और बरतानिया में भी रहे, और वहाँ पर जो बाहर, पाकिस्तान से बाहर के जो कानूनी ढांचे हैं, वहाँ पर ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि इसने मुझे गाली निकाली थी, क्या उन्होंने गाल कढ़ी थी। गाल कढ़ने के ऊपर इसे कहते हैं कोई किसी के ऊपर असॉल्ट नहीं कर सकता। असॉल्ट एक सीरियस, असॉल्ट एंड बैटरी। पाकिस्तान में ये एक आम एक्सक्यूज़ है। अभी 2-3 सियासतदानों ने जो है मैरियट होटल में, 5 स्टार होटल में, एक शहरी जो अपने ख़ानदान के साथ बैठा था, जिसने वेटर से मजाक, इनकी शर्फ इशारा किया होगा, लोटे का जिक्र किया, उन्होंने उसकी खूब ठुकाई की। उसके बाद हमने देखा कि सड़क पे एक सियासतदान के जो गार्ड्स हैं उन्होंने एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर मेजर जो है उनकी ठुकाई कर दी। फिर हम सुनते हैं कि एक बाकायदा एक बड़े जिम्मेदार लीडर है सियासत के, जिन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ये कह दिया है कि जो मैरियत में हुआ है वो सबके साथ होगा, जो हमें कहेगा गो नवाज गो या कोई इस तरह से बात करेगा ज़बानी, उसकी हम ठुकाई कर देंगे। तो इससे ये जो ट्रेंड है पाकिस्तानी सोसाइटी का, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है? नहीं, मैं तो समझता हूँ तशद्दुद किसी तरह से आप उसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। कोई भी चीज हो, हाथ उठाना, मारपीट करना, ये तो अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। लेकिन आप उसका रूट कॉज भी देखिए ना, फिर आप तीनों नाराज हो जाएंगे जब खान साहब ने अपने मुनहरिफ अरकान को कहा कि तुम लोगों के बच्चों की से कोई शादियां नहीं करेगा, स्कूल नहीं जा सकेंगे, तुम्हें लोटा कहेंगे, तुम्हें गालियां देंगे। तो ये बात वहां से आ रही है ना। देखिए मोहित भाई, जो इस तरह की जो चीजें हैं, लीडर्स का उसमें बड़ा अहम रोल होता है। इल्जाम है ना जी, रजा वो तो इल्जाम है ना, वो तो लफ्जी हमला है ना। आप लफ्जी हमले को जस्टिफाई करते हैं कि जब कोई किसी को लफ्जी हमला करेगा तो आप फिजिकल असॉल्ट कर देंगे। नहीं, फिजिकल असॉल्ट तो बिल्कुल जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन मैं जो बात पहले करना चाह रहा था वो मौका नहीं मुझे मिल रहा। तो आप कैसे डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे? देखिए जी, डिस्कनेक्ट तो देखिए, इसमें तो बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए था। जो सियासी पार्टियां, जो उनके लीडर्स इस तरह की बात करें, उनके एमएनएस एमपीएस बात करें, सबसे पहले तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए और फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे कि ना भूलिए कि साबिक वजीर इत्तलात ने भी 2 चुपेड़े लगा दी थी 2 मुख्तलिफ सहाफियों को पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, तो वहां भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मसला ये कि ये एक अक्रॉस द बोर्ड एक कल्चर है। मैं ये समझता हूं कि इसके लिए सबसे ज्यादा जो कल्चरल प्रॉब्लम है, बड़ा शदीद किस्म का। जी, एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, और वो पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तानी माशरा जी, एक पॉइंट जल्दी से करें, मेरे 2 मिनट है खाली। जी, मैं 30 सेकंड्स लूंगा। आप लोग पहले ये बात कर रहे थे ना कि जी वो इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे और ये हो गया और वो हो गया। बात ये कि हफ्ते की रात को जो कुछ हुआ इस्लामाबाद रावलपिंडी में, क्या वो भी मुनासिब था या नहीं था, ये भी तारीख के जो है वो औराक में दर्ज होगा। और बाकी जो दीगर नाअहली हमने देखी, इस मामले में भी बहुत ज्यादा इसको मिस हैंडल किया गया। इस मामले को अगर कुछ करना था खान साहब को तो पहले कर देते, आखिरी मिनट के ऊपर तो करने का तो यही रद्द अमल होता है। बस इतनी बात कहनी थी, इसका यही रद्द अमल होता है। इरशाद भट्टी साहब की जो वायलेंस है वो दूसरी तरफ लेके, ये जो पाकिस्तान के कल्चर के अंदर है कि इन्हें मैंने गाल कर दी थी तो फिर आपको जस्टिफिकेशन बन जाती है। अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी कोई इसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये सब मारते हैं, उन्होंने सही कहा है। हाँ। पिछले वज़रा भी मारते रहे। सर, इसको रोक कौन सकता है? इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी।
बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज रोक सकते हैं। इसको रोकना चाहिए। खुदा के लिए नफरत बढ़ गई है, तकसीम बढ़ गई है। सियासत करो, इख्तलाफ राय रखो, लेकिन मैं अगर उठ के आपका गिरेबान पकड़ लूँ या आप मुझे धक्का दें कि निकल जाए तेरा, मुझे राय पसंद नहीं है, या मैंने ही गलती कर ली, आपको कोई बुरा नाम ले लिया है, तो आप ही थोड़ा सा झुक जाएं एक लम्हे के लिए। अच्छा, वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब का, इरशाद भट्टी साहब का, रजा रूमी साहब का। मेरा मकसद सिर्फ उठाने का था, दुनिया भर में लोग सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में बड़ी बड़ी सख्त सियासी जुबान इस्तेमाल की जाती है, बरतानिया में इस्तेमाल की जाती है, लोगों को लान तान की जाती है, लेकिन सख्त जुबान इस्तेमाल करना कोई जवाज़ प्रोवाइड नहीं करता कि आप फिजिकल असॉल्ट कर दें। फिजिकल असॉल्ट कानून में एक बहुत बड़ा जुर्म है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसको जुर्म समझा ही नहीं जा रहा, उसकी जस्टिफिकेशन है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।